हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये लेक्चर डिटेल्ड लेक्चर है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन पर स्टूडेंट्स जो लोग कोर्स परचेज किए हुए हैं वो लोग इसको देखेंगे। साथ में ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, तो आप लोग जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देख रहे हैं उनका भी स्वागत और एप्लीकेशन पर देख रहे हैं उनका भी स्वागत। तो जो लोग मुझसे काफ़ी पूछते हैं, मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर आप डिटेल लेक्चर में किस तरीके से पढ़ाते हैं, डिटेल लेक्चर्स में किस तरीके से जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं डिटेल लेक्चर्स के लिए कि आप ये पूरा वीडियो देखिए और इसी तरीके से हम लोग डिटेल तरीके से पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं उसे शुरू करने से पहले मैं पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारे आपके सबके घरों में यूज होती है। उस मोटर को फ्रैक्शनल शायद मैंने ये पॉइंट अगर नहीं बताया है तो आप लोग लिख लीजिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी कहते हैं। फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी कहते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी कहते हैं। मतलब क्यों कहते हैं समझिएगा। जो मोस्टली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होती हैं वो बिलो 1 किलोवाट रेटिंग से यूज होती हैं, मतलब 1 किलोवाट रेटिंग की कम से यूज होती हैं। अब 1 किलोवाट की रेटिंग जो कम से यूज होगी वो क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 0.8 होगी या 0.9 किलोवाट होगी, कुछ इसी तरीके से रेटिंग होगी। मतलब कहीं ना कहीं 0.8 और 0.9 की बात करें तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा या भिन्न जिसे कहते हैं हिंदी में। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके हम लोग चलेंगे और चलते ही हैं अपने सारे लेक्चर्स। भले ही मैंने यहाँ पर कुछ बातें इंग्लिश में लिखी हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं और कुछ स्टूडेंट हिंदी में, तो मैं हिंदी में आप लोगों को डिक्टेट करूंगा और प्रॉपर तरीके से आज डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी समझेंगे। हाँ, तो खैर मैं क्या बता रहा था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर होती हैं, मतलब 1 किलोवाट से कम मोस्टली मोटर होती हैं, तो ये फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी कहलाई जाती हैं। और क्यों कहलाई जाती हैं, क्योंकि 1 किलोवाट से कम अगर आप करेंगे तो 0.9 0.8 लगभग बैठेगा। तो जाहिर सी बात है 0.9 0.8 अपने आप में एक भिन्न की बात करता है, फ्रैक्शन की बात करता है, इसीलिए इसको फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर कहते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो थी वो सेल्फ स्टार्ट नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ बात करी थी, ये आपका स्टेटर है, मान लीजिए ये स्टेटर है और ये आपका रोटर है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम यहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, जब हम यहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं तो सिंगल फेज सप्लाई क्या पैदा करती थी, सिंगल फेज सप्लाई पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती थी। क्या पैदा करती थी, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। जिसका मान क्या था, जिसका मान क्या था या मैग्नीट्यूड क्या था, φm था, और जिसका मान क्या था, मैग्नीट्यूड क्या था, φm था, और जिसकी स्पीड थी ns, सिंक्रोनस स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 120 f/p। इसमें जाहिर सी बात है जब आप सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो उसकी कोई अपनी फ्रीक्वेंसी होगी और इस मोटर का कोई अपना एक पोल होगा। इतना पॉइंट क्लियर है, आप लोग लिखिए इतनी बात को। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली थी कि सिंगल फेज सप्लाई जब हम देते हैं मोटर को तो क्या होता है, ये स्टेटर में, इस स्टेटर की अगर हम लोग बात करें, इस स्टेटर की हम लोग बात करें तो यहां पर सिंगल फेज वाइंडिंग लगी हुई होती है। तो जब हम सिंगल फेज सप्लाई सिंगल फेज वाइंडिंग को देते हैं तो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही थी। और पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कितने मैग्नीट्यूड की होती है, φm मैग्नीट्यूड की होती है, और स्पीड इसकी क्या होती है, ns स्पीड होती है। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होता है, ये बात हम लोगों ने क्या करा था, ये हम लोगों ने देखा था कि आधी साइकिल में, मतलब आप AC ये होती है तो पॉजिटिव साइकिल ये हो गई, नेगेटिव साइकिल ये हो गई। तो पॉजिटिव साइकिल में φm/2 मैग्नीट्यूड की ns स्पीड से एक दिशा में घूमती है मैग्नेटिक फील्ड, और φm/2 के मान का RMF एक दिशा में घूमता है, उसके उल्टी दिशा में घूमता है दूसरी साइकिल में। मतलब एक साइकिल में इधर से, एक साइकिल में इधर से। ये बात हम लोग कर चुके थे और ये बात हम लोगों ने क्या कही थी कि ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। किसने, मतलब इस पूरी थ्योरी का नाम क्या था, मतलब ये बात किस थ्योरी के नाम से जानी गई, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। डबल क्यों नाम है, आप खुद देखिए, एक फील्ड के दो टुकड़े हो जा रहे हैं, आधी साइकिल में एक साइड, आधी साइकिल में एक साइड। तो आज का जो लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं वो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी को डिटेल में ले जाके शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा देखेंगे, स्लिप के बारे में भी समझेंगे कि यहां पर एक जगह पे जब डायरेक्शन जा रही है
चुंबकीय क्षेत्र की या मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि ये डिटेल लेक्चर है तो हम सारी चीजें डिटेल में देखते हैं और मैं आपको सारी चीजें लिखवाता हुआ भी चलूंगा। चलिए, तो आप लोग लेक्चर देखिए। पहला पॉइंट क्या लिखा है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कहती है, इसी को डिटेल में लेके आज मैं चलने वाला हूं। एंड अल्टरनेटिंग और पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड φm कंटेन्स टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड φm/2 रनिंग एट ns सिंक्रोनस स्पीड इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है, बात समझते हैं। वो ये कह रहा है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी की एक अल्टरनेटिंग या पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जिसका अपना मान क्या होता है φm, जो कि दो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड की, दो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड की φm/2 रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, जो कि ns स्पीड से रनिंग कर रही होती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। ये एक पॉइंट है, मैं अभी हिंदी वाले स्टूडेंट्स को लिखवाऊंगा। द रोटर विल रिएक्ट टू बोथ द फील्ड एंड ड्यूरिंग स्टार्टिंग एंड बोथ फील्ड ऑफर्स इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क एंड द रोटर बिकम्स स्टेशनरी एज द नेट टॉर्क। मतलब ये जो रोटर है, जब रोटर इस फील्ड को देखता है तो वो इस फील्ड की दिशा में जैसे ही घूमने वाला होता है, ये फील्ड पलट जाती है, ये वाली चालू हो जाती है, तो फिर वो इसकी दिशा में घूमने वाला होता है। अब आप खुद सोचो, कोई आपको आगे धक्का दे और आपको पीछे से धक्का दे, तो आप वहीं पे खड़े रह जाएंगे और आप क्या करेंगे, आपका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मान लीजिए मैं किसी चीज को यहां से धक्का दूं और कोई वहां से धक्का दे, बहुत जल्दी जल्दी हो रही है ये प्रोसेस, तो वो चीज वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी, वो चीज हिलेगी नहीं। सेम ऐसे ही रोटर भी यहां पर नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि एक जगह की फील्ड एक जगह का टॉर्क लगा रही है, दूसरी जगह की फील्ड दूसरी जगह का टॉर्क लगा रही है। टॉर्क माने बलागुण, टॉर्क माने बलागुण। एक जगह की फील्ड एक जगह का टॉर्क लगा रही है तो एक जगह की फील्ड एक जगह का टॉर्क लगा रही है, तो रोटर पर कुल मिला के जो नेट टॉर्क बनता है, कुल मिला के जो नेट फोर्स बनता है, वो क्या बनता है, 0 बनता है। तो अब इस चीज को हिंदी में लिख लेते हैं हम लोग। लिखिए, जब किसी सिंगल फेज सप्लाई में, जब किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, जब किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज सप्लाई लगाई जाती है तो अल्टरनेटिंग या फिर पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जिसका मान φm होता है। इतना पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट लिखिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, देखिए ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर दो चुंबकीय क्षेत्र को, ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर दो चुंबकीय क्षेत्र को समा कर रखती है, जो कि एक चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में घूमता है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र दूसरे दिशा में घूमता है, जिसका अपना मान φm/2 होता है, जिसका अपना मान φm/2 होता है। इन दो विपरीत चुंबकीय क्षेत्र, लिखिए इन दो विपरीत चुंबकीय क्षेत्र, इन दो विपरीत चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड 120 f/p होती है, अर्थात सिंक्रोनस स्पीड होती है। 120 f/p होती है, अर्थात सिंक्रोनस स्पीड होती है। अब देखिए, आप लोग तो वीडियो को पॉज कर करके बार बार सुन सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए आप, ऐसा होने पर रोटर एक दिशा की फील्ड पर एक दिशा में घूमना चाहेगा, दूसरी दिशा की फील्ड पर दूसरी दिशा में घूमना चाहेगा। ऐसे में रोटर एक दिशा की फील्ड में एक दिशा पर घूमना चाहेगा, दूसरी दिशा की फील्ड में दूसरी दिशा पर घूमना चाहेगा, और एक दिशा में घूमने पर जो टॉर्क लगेगा और विपरीत दिशा में घूमने पर जो टॉर्क लगेगा, उसका कुल मिला के जो परिणामी टॉर्क होगा वो जीरो होने के कारण रोटर वहीं की वहीं स्थिर रह जाएगा, रोटर वहीं की वहीं स्थिर रह जाएगा, अर्थात मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इवेंचुअली मोटर विल नॉट बी सेल्फ स्टार्ट। तो देखिए, जो लोग इंग्लिश में देख रहे हैं वो हिंदी की बातों को निगलेक्ट कर सकते हैं और इंग्लिश का उतार सकते हैं यहां से। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो ये बात डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में कर ली थी। अब हम थोड़ा सा स्लिप की तरफ चलते हैं आगे। देखिए, इसी तरीके से हम सबका कोर्स पूरा खत्म करा के चलते हैं। मैं इसको एक मिनट बता देता हूं। तो हम लोग इसी तरीके से कोर्स पूरा खत्म करा के चलते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो और डिटेल में हम लोग करते हैं। तो देखिए, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में चलते हैं आगे। स्लिप क्या होती है? मैंने आप लोगों को इंडक्शन मशीन में पढ़ाया था। स्लिप क्या होती है?
स्लिप होती है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100, यही स्लिप होती है, मतलब अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो। ये बात मैंने आप लोगों को थ्री फेज इंडक्शन मशीन में अच्छे से बताई हुई है कि स्लिप क्या होती है, ठीक है। अब आप इस बात को समझिए। मान लीजिए ये डायरेक्शन आप फॉरवर्ड डायरेक्शन मान लीजिए और ये डायरेक्शन आप बैकवर्ड मान लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सर आपने ये फॉरवर्ड क्यों माना, ये बैकवर्ड क्यों माना। अब भाई कुछ तो मानना था, हमने मान लिया ऐसे घूमने वाले को हम अगर आगे की डायरेक्शन में मान लें और इस तरीके से उल्टा घूमने मतलब क्लॉकवाइज घूमने को फॉरवर्ड मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है एंटी क्लॉकवाइज घूमने को हम बैकवर्ड मानेंगे। तो मैं आप लोगों को यहां पर यही चीज बताना चाहता हूं कि बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको मैंने मान लिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको मैंने मान लिया, तो मैं स्लिप निकालूंगा यहां पर 2 के कारण। देखिए ध्यान से सुनिए, तो यहां पर मैं 2 स्लिप निकालूंगा, स्लिप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड स्लिप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखिए ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती थी, स्लिप कब पैदा होगी, जब मोटर चलेगी। एक बात क्लियर है, पहले आप इतना यहां पर लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। मैं क्या कह रहा था, अगर हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो स्लिप का कंसेप्ट कैसे आया। स्लिप का कंसेप्ट तो तब आता है जब मोटर चल जाती है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने एक बात यहां पर समझी कि मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक और बात समझी थी कि अगर हम किसी भी एक दिशा में फोर्स कर दें, मतलब मान लीजिए आपने धक्का देकर रोटर को इस साइड चला दिया तो मोटर इस डायरेक्शन में घूम जाएगी, धक्का देकर इस साइड चला दिया तो मोटर इस डायरेक्शन में घूम जाएगी। क्लियर है इतना पॉइंट। अगर आपने थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो रोटर इस डायरेक्शन में भी घूम जाएगा पूरे में, और थोड़ा सा फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में घूम जाएगा। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले सेम फोर्स यहां से भी लग रहा था, यहां से भी लग रहा था, तो वो तो खड़ी रह जा रही थी रोटर। पर बाद में क्या है, अगर हमने यहां पर थोड़ा सा धक्का दे दिया तो इसका मतलब हमने ज्यादा फोर्स दे दिया। पहले इक्वल फोर्स यहां से लग गया, पर हमने एक्स्ट्रा धक्का और दे दिया। इक्वल फोर्स किससे लग रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से, पर बाहर हमने जब एक्स्ट्रा धक्का दिया यहां पर, तो क्या होगा कि ये एक डायरेक्शन में घूम जाएगा। और जब ये एक डायरेक्शन में घूमेगा तो जाहिर सी बात है देखिए ध्यान से सुनना, जाहिर सी बात है आरएमएफ घूम रहा है NS स्पीड से, रोटर घूमेगा N स्पीड से, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैं मान लेता हूं कि हमने आफ्टर एक्स्ट्रा फोर्स रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, ठीक है। रोटर स्टार्ट कर दिया है रोटेट, एक एक्स्ट्रा फोर्स दिया। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि रोटर जब चालू कर गया, एक्स्ट्रा फोर्स देने पर रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग कर गया, रोटर चालू हो गया, तो रोटर किसी भी एक डायरेक्शन में चालू कर सकता है। जरूरी थोड़ी आप हो सकता है फॉरवर्ड वाले में फोर्स देके आए हो, कोई हो सकता है बैकवर्ड वाले में फोर्स देके आया हो। तो जब हम फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले में फोर्स कोई भी कहीं पर भी चल सकती है ना मोटर, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी स्लिप देखेंगे कि रोटर की क्या बैठेगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी स्लिप देखेंगे कि रोटर की क्या बैठेगी। कि अगर मोटर हमारी फॉरवर्ड में चल रही है तो स्लिप क्या बनेगी, या बैकवर्ड में चल रही है तो स्लिप हमारी क्या बनेगी। इन दोनों ही डायरेक्शन में हम ये लेके चलेंगे रोटेशन। एक और बात मैं कर लेता हूं, क्या एक्स्ट्रा फोर्स देने से ही मोटर चलेगी? नहीं। कल हम लोगों ने एक और मेथड, हमने स्टार्टिंग मेथड क्या देखा था कि अगर हम कहीं ना कहीं ये सिंगल फेज वाइंडिंग की जगह 2 फेज वाइंडिंग कर दें और फेज डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मतलब यहां पर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, अगर वो रोटेटिंग हो जाए, जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो रोटेटिंग हो जाए। देखो पल्सेटिंग और रोटेटिंग में अंतर है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लगातार रोटेट करती है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आधे मैग्नीट्यूड की एक साइड रोटेट करेगी, आधे मैग्नीट्यूड की एक साइड रोटेट करेगी, तो अंतर है दोनों। तो जब हमारा पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम लोग बात करेंगे, तो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी पैदा हो रही थी उसका इलाज क्या निकाला हम लोगों ने, 2 फेज वाइंडिंग। और जब 2 फेज वाइंडिंग हम लोगों ने इलाज निकाला तो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही थी, तो लगातार घूमती चली जा रही थी, रोटर अपनी आप उस दिशा में घूमता चला जा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक्स्ट्रा फोर्स लगाने पर रोटर रोटेट करेगा। दूसरा पॉइंट क्या भी हो सकता है, बाय स्प्लिटिंग द फेज, फेज को स्प्लिट करके, बाय स्प्लिटिंग द फेज वाइंडिंग, ठीक है। तो जो ये फेज वाइंडिंग है स्टेटर की फेज वाइंडिंग है, उसको भी तो स्प्लिट करके रोटर को चलाया जा सकता है, तो तब भी रोटर चलेगा। तो बात तब भी रोटर की आ जाएगी कि वो रोटर चल सकता है। इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों को कि रोटर तब भी चालू होगा। तो रोटर किसी भी तरीके से चालू हो,
कहीं ना कहीं किसी तो दिशा में घूमेगा, या तो फॉरवर्ड में घूमेगा या बैकवर्ड में, इसीलिए ये स्लिप हम लोगों को निकालनी होती है। चलिए बात कर लेते हैं अब आगे। स्लिप की अगर हम लोग बात करें, ns माइनस एन आर अपॉन ns, ये आपकी स्लिप बनी, इतना पॉइंट क्लियर है। ये फॉरवर्ड स्लिप बनी आपकी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बैकवर्ड स्लिप की, ns माइनस, अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस दिशा में रोटर रोटेट कर रहा है, मान लीजिए इस दिशा में रोटर रोटेट कर रहा है, मैं n स्पीड ले रहा हूं, तो जब ये इसके विपरीत करेगा तो मैं इस स्पीड को -n मान के चलूंगा। बस क्या है, माइनस का साइन दर्शा रहा है, माइनस साइन ये दर्शा रहा है कि रोटर उल्टी दिशा में घूम गया है, तो रोटर उल्टी दिशा में घूम गया है, तो मैंने यहां पे स्पीड क्या लूंगा, -n स्पीड लूंगा। तो स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, ns माइनस एन आर अपॉन ns, यही होगा। तो यहां पर बैकवर्ड स्लिप कितनी बनेगी, ns प्लस एन आर बाय ns, यही बनेगी बैकवर्ड स्लिप। और यहां फॉरवर्ड स्लिप ये बन रही थी। अब देखिए यहां आप इतना लिखिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूं इससे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपका SF फ्रीक्वेंसी है, ये तो मान के लीजिए SF फ्रीक्वेंसी आपकी ये आई गई है, ठीक है। अब यहां पर मैं इसे सॉल्व करता हूं, मैं यहां पर जोड़ देता हूं प्लस ns माइनस ns में यहां पर ऐड कर देता हूं, ठीक है। प्लस ns माइनस ns मैंने जोड़ दिया। किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में हम किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में प्लस और माइनस तो कर सकते हैं, ये इतना तो हमें मैथमेटिक्स इजाज़त देती है। तो ns प्लस nr था, अब मैंने प्लस और माइनस ns किया है एक इक्वेशन से, तो वो सेम रहेगी। अब चलते हैं आगे। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 2ns, देखिए ns और ns क्या हो जाएगा, 2ns, फिर क्या होगा प्लस एन आर माइनस एन एस अपॉन एन एस, यही होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा 2ns, क्या मैं इसमें से माइनस यहां से ले सकता हूं, माइनस यहां से कॉमन ले लिया, ns माइनस एन आर अपॉन एन एस अपॉन एन एस, ठीक है। यहां पर एक बात मैं कर देता हूं, इसको ns को यहां से डिवाइड कर देता हूं, ये 2 माइनस एन एस हो गया, ये ns माइनस एन आर अपॉन एन एस, इस तरीके से आ गया। अब आप देखिए ये सब क्या है, बैक स्लिप है। अब एक बात बताइए, मैं इसको पूरे को फ्रंट स्लिप लिख सकता हूं, तो बैक स्लिप क्या आ गई 2 माइनस एस एफ, जबकि एस एफ आपका ये है, ठीक है, और आपका बैक स्लिप क्या आ गई 2 माइनस एस एफ। तो ये जो है आपकी फॉरवर्ड स्लिप है, ये जो है आपकी फॉरवर्ड स्लिप है, और ये आपकी बैकवर्ड स्लिप है। इससे क्या पता चल रहा है वो बात को थोड़ा सा समझते हैं, सुनिए बड़े ध्यान से। जब आपकी मोटर चल रही होगी, चालू हो रही होगी, जैसे आपने सप्लाई ऑन करी, तो जाहिर सी बात है पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो एक फील्ड आपको एक दिशा में घुमाएगी रोटर को, दूसरी फील्ड दूसरी दिशा में घुमाएगी। अब जाहिर सी बात है अगर आप इनमें से दो कोई काम कर दिए होंगे तो रोटर आपका चालू हो गया होगा। रोटर अगर आपका चालू हो गया तो जाहिर सी बात है वो किसी एक दिशा में घूमेगा, फॉरवर्ड दिशा में या बैकवर्ड दिशा में घूमेगा। तो सबसे पहला सवाल तो ये हो जाता है कि जब रोटर फॉरवर्ड दिशा में घूमेगा तो स्लिप क्या होगी, तो वो SF होगी, और बैकवर्ड दिशा में घूमेगा तो स्लिप क्या होगी 2 माइनस SF होगी। एक बात पर आप खुद एक चीज सोचिए, स्टार्टिंग के दौरान अगर मान लीजिए आपने स्टार्टिंग के बाद में स्प्लिटिंग जो आपने करी, मतलब आपने फेज स्प्लिट की, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से वाइंडिंग को हटा देते हैं। जब वाइंडिंग हटा देंगे, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाई थी उसको हटा देंगे, तो आपकी रह तो कौन सी वाइंडिंग जाएगी, सिंगल फेज वाइंडिंग ही जाएगी। तो जब आपकी सिंगल फेज वाइंडिंग पर मशीन चलेगी, जब आपकी सिंगल फेज वाइंडिंग पर मशीन चलेगी, तो उस समय वो क्या पैदा कर रही होगी, उस समय वो दो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर ही रही होगी। मतलब आपने तो धक्का दे दिया तो रोटर एक दिशा में चल रहा है, पर क्या मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाएगी, ये वाली पल्सेटिंग नहीं होगी ना। मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपका रोटर एक डायरेक्शन में चल गया, पर फील्ड तो अभी भी पल्सेटिंग पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग हट गई, अब सिंगल फेज ही रह गई। तो सिंगल फेज वाइंडिंग जब सिंगल फेज सप्लाई पर जाती है तो वो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। इसका मतलब ये है कि रोटर अगर एक दिशा में घूमता रहेगा तब भी पल्सेटिंग मैग्नेटिक बनने के कारण एक फील्ड उसे बार बार पीछे भी धकेलेगी। अगर रोटर मान लो आपका फॉरवर्ड दिशा में घूम रहा है तो एक
मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी जो हल्का सा उसको कहीं ना कहीं पीछे धकेलेगी। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पैदा हो रही है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होती तो ऐसा नहीं होता, पर वो जब पैदा हो रही है तो ये चीज दिक्कत आएगी। समझते हैं इस चीज को। और तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अगर हम एट स्टार्टिंग की बात करें, मतलब अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, आपसे ये पेपर में सवाल पूछता है, अगर हम एट स्टार्टिंग की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो स्टार्टिंग में आप मुझे बताइए, मैंने आप लोगों को 3 फेज इंडक्शन मशीन में भी बताया है, NS माइनस NR अपॉन NS होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है? रोटर बिल्कुल शून्य स्पीड पे होता है, तो स्लिप लगभग क्या हो जाती है? 1। स्लिप लगभग 1 हो जाती है कि नहीं हो जाती है? क्योंकि NR लगभग आपका, अरे यार मोटर जब स्टार्ट होती है तो रोटर रुका ही तो हुआ होता है, तो रोटर रुका हुआ मतलब NR 0, और NR 0 मतलब स्लिप लगभग 1। तो एट स्टार्टिंग स्लिप लगभग क्या होती है? मतलब जब मोटर स्टार्ट हो रही होती है, मैं मान लेता हूं फॉरवर्ड स्लिप 1 है भाई। 1 स्लिप 1 कैसे आई? ऐसे ही तो आई, ठीक है, NR 0 रख के, तो ये मैं फॉरवर्ड स्लिप मान लेता हूं, फॉरवर्ड स्लिप 1 है। तो बैकवर्ड स्लिप क्या बन रही होगी? बैकवर्ड स्लिप क्या बन रही होगी इस समय बैकवर्ड स्लिप बन रही होगी 2 माइनस SF, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है इतना पॉइंट? अब आप देखिए बड़े ध्यान से, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड स्लिप और रोटेटिंग स्लिप दोनों 1 है, मतलब दोनों स्लिप 1 है, और तभी तो हमारी मोटर नहीं घूम पाती है। अब आप खुद देखिए, मतलब जब स्टार्ट हो रही होती है मोटर तो उतनी स्लिप एक डायरेक्शन में लगती है, उतनी स्लिप एक डायरेक्शन में लगती है, तो रोटर भैया खड़ा रहता है चुपचाप से, रोटर चुपचाप से खड़ा रहता है। पर जैसी मोटर आफ्टर स्टार्टिंग की मैं बात करूं, मोटर की आफ्टर स्टार्टिंग, बिकॉज यहां पर SF इज इक्वल्स टू SB एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में दोनों इक्वल हैं, तो हमारा रोटर विल नॉट मूव, रोटर विल नॉट मूव। क्योंकि उतनी स्लिप इधर से लग रही है, उतनी स्लिप इधर से लग रही है, रोटर मूव ही नहीं कर पाता। अब आप देखिए आफ्टर स्टार्टिंग की बात करें, अगर मोटर आपकी स्टार्ट कर दो, मैंने आप लोगों को तरीके भी बताए, मोटर स्टार्ट करने के 2 तरीके भी मैंने आप लोगों को बताए। अगर मैं आफ्टर स्टार्ट मोटर स्टार्ट कर देता हूं, तो स्टार्ट करने के बाद की अगर मैं बात करूं, मोटर स्टार्ट करने के मैं बाद की स्टार्टिंग की बात करूं, तो क्या होगा? एक दिशा में मोटर चल जाएगी, पर दूसरी दिशा में अगर आप मोटर चालू कर दोगे, मैंने आपसे क्या कहा, 2 फेज वाइंडिंग में से जो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो हट चुकी होगी, तो रह कौन सी जाएगी? सिंगल फेज वाइंडिंग, और सिंगल फेज वाइंडिंग रह जाएगी तो क्या होगा? पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से बनना शुरू हो जाएगी। मतलब रोटर घूमना शुरू तो हो गया आपका, क्योंकि आपने शुरुआत में वाइंडिंग लगा के शुरू कर दिया, या आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगा के रोटर शुरू कर दिया, पर होगा क्या? पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण रोटर एक दिशा में घूम तो रहा है लगातार, पर उसको फिर भी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड एक दिशा में रोक रही होगी कहीं ना कहीं हल्का सा। मतलब अगर वो अच्छे से स्मूथली घूमना चाहता तो घूम नहीं पाएगा वो स्मूथली। क्यों? क्योंकि एक बैक स्लिप लगातार उस पर काम कर रही है। बैक स्लिप थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसे बैक स्लिप धकेल रही होगी, उसे रोक रही होगी स्मूथ रोटेशन करने से। तो यहां पर डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से हमें यह पता चलता है कि आफ्टर स्टार्टिंग स्लिप क्या रहती है? आफ्टर स्टार्टिंग स्लिप क्या रहती है? SF, आपकी जो फॉरवर्ड स्लिप है वो SF रहेगी, और बैकवर्ड स्लिप है वो क्या रहती है? 2 माइनस SF। बैकवर्ड स्लिप क्या रहेगी? 2 माइनस SF। तो यहां से हम लोग एक नोट, एक कंक्लूजन यहां से लिख के हम लोग चलेंगे, और वो कंक्लूजन ये होगा कि मोटर चालू होने के बाद में लगातार एक पीछे धकेला गया फोर्स झेलती रहती है, जिसके कारण नॉइज आएगी, मतलब रोटेशन उतना स्मूथ नहीं होगा जितना 3 फेज इंडक्शन का होता था। 3 फेज इंडक्शन में केवल एक स्लिप होती थी, सिंगल फेज इंडक्शन में 2 स्लिप हो गई। तो लगातार एक बैकवर्ड स्लिप के कारण जो रोटेशन एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, उसको कहीं ना कहीं पीछे एक धकेलने वाला फोर्स लगातार मिल रहा होगा। तो इस बात को नोट करके लिखेंगे। चलिए लिखिए, नोट करके लिखेंगे। अब आपको सोलो आफ्टर स्टार्टिंग, अगर मैं रनिंग कंडीशन की बात करूं, रनिंग कंडीशन में NR लगभग कितना हो जाता है? लगभग NS के करीब हो जाता है रनिंग कंडीशन में। तो NR लगभग NS के करीब हो जाता है, NR लगभग NS के करीब हो जाता है, लगभग NS के करीब हो जाता है। तो आपकी स्लिप लगभग क्या बनती है? स्लिप लगभग 0 के बराबर बनती है। तो फॉरवर्ड स्लिप तो लगभग 0 के बराबर यहां हो गई, ठीक है, और बैकवर्ड स्लिप लगभग कितनी हो गई? 2 के बराबर हो गई।
ठीक है, तो लिखिए मोटर चालू होने के बाद, आफ्टर द मोटर इज स्टार्टिंग, लिखिए आफ्टर मोटर इज स्टार्टिंग या एट रनिंग कंडीशन ऑफ मोटर, लिखिए मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, फिर हिंदी में लिखवा देता हूँ। एट रनिंग कंडीशन ऑफ मोटर, एट रनिंग कंडीशन ऑफ मोटर continuously the backward slip will make single phase induction motor rotation noisy and not so smooth। तो मैं यहां पर क्या लिखवाना चाह रहा हूं, लिखिए रनिंग कंडीशन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में लगातार एक बैकवर्ड स्लिप काम कर रही होगी, जिसके कारण रोटर यदि फॉरवर्ड दिशा में घूम रहा है तो उसे बैकवर्ड दिशा के द्वारा विपरीत बल या विपरीत फोर्स लगता रहेगा, जिसकी वजह से इंडक्शन मोटर की रोटेशन नॉइजी और उतनी स्मूथ नहीं रहेगी जितनी थ्री फेज इंडक्शन की होती है। आप लोग भी लिख लीजिए एज कंपेयर टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, मोस्टली इसीलिए ये मोटर 1 किलोवाट तक ही यूज करी जाती है। कभी कभी पेपर में 2 किलोवाट तक भी बोल देता है, बट मोस्टली ये 1 किलोवाट तक ही यूज करी जाती है। आपको ऑप्शन में 1 किलोवाट ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा रेटिंग बढ़ती जाएगी तो रोटेशन फिर और भी खराब होता चला जाएगा। उतना ज्यादा रोटेशन आप लोगों का क्या होगा, खराब होता चला जाएगा, क्योंकि उतनी ज्यादा ही फिर बैकवर्ड स्लिप लगेगी। तो जितनी ज्यादा रेटिंग बढ़ेगी तो बैकवर्ड फोर्स भी बढ़ेगा, तो रोटर मतलब उतना स्मूथ फिर बनेगा नहीं एज कंपेयर टू थ्री फेज। तो फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि यार थ्री फेज ही इस्तेमाल कर लो, क्यों फालतू में बवाल में फंस रहे हो। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को मैंने यहाँ पर डिटेल में समझाई, फॉरवर्ड स्लिप क्या होती है, रोटेटिंग स्लिप क्या होती है, इतना पॉइंट क्लियर है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।